नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के देवघर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा जैसे प्रौद्योगिकियों समावेश समय की आवश्यकता। 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों का शुभारंभ किया। देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे अगले साल शुरू हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के सदस्यों पर अयोग्यता कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। परमेश्वरन अय्यर ने नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और पूरे मंत्रिमंडल ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा देंगे। और किंगस्टन ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ये क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस हवाई अड्डे से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की प्रसादम योजना के तहत स्वीकृत बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र के विकास का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 2000 की क्षमता वाले 2 बड़े तीर्थ मंडली हॉल का विकास शामिल है। इसमें जलसार झील और शिव गंगा तालाब का पुनर्विकास भी शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाद में देवघर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, देवघर। प्रधानमंत्री शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। इसे बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। श्री मोदी विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से भी बात की। 9,500 किलोग्राम कांसे से बना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल मानवता के विकास और शांति के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का समावेश समय की आवश्यकता है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी के दौरान 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों का शुभारंभ किया। उत्पादों को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में जारी किया गया था। रक्षा मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के विकास में एक क्रांतिकारी कदम बताया। रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब तक जहां युद्धों में मानव की पूरी भागीदारी होती रही है, वहीं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की सहायता से ऐसे नए ऑटोनोमस वेपन्स और सिस्टम्स का विकास हो चुका है जो ह्यूमन कंट्रोल के बिना भी अपना लक्ष्य भेदने में और दुश्मन के इस्टेब्लिशमेंट्स को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। ट्रेनिंग और सिमुलेशन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बेहतर बनाया जा रहा है, जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग में बहुत ही सहायक भी सिद्ध हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, व्यापार तथा वाणिज्य और परिवहन सहित लगभग हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है।
आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका न हो। मेडिकल सेक्टर में देखें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स मेडिकल और हेल्थ केयर डाटा के एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में बखूबी किया जा रहा है। नई नई मेडिसिन और डिस्कवर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यदि तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ओवरऑल हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करने में सहायक हो रहे हैं। इसी तरह ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और अन्य अनेक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने सभी रक्षा हितधारकों से क्षेत्र में बड़े परिवर्तन लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और मुख्य सड़कों पर यातायात कम होगा। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर 50 से 60% यातायात के मार्ग को नए एक्सप्रेसवे पर परिवर्तित किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार देश के सभी भागों में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली में द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचे। तिरुवनंतपुरम में आज विदेश मंत्री ने बताया कि कोविड के दौरान शुरू की गई गरीब कल्याण योजना से आम लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने महामारी संकट से सफलतापूर्वक निपटने में मिसाल रखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सिविल अस्पताल तौनी देवी में लगभग 1 करोड़ रुपए के निवेश से पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने लगभग 70 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, पोर्टेबल एक्सरे और अन्य आधुनिक चिकित्सा मशीनों का भी शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने महिला मंडलों और पंचायती राज संस्थानों की मदद से स्तन कैंसर के बारे में एक जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को तपेदिक मुक्त बनाने के लिए तपेदिक मुक्त अभियान को भी तेज करना होगा। इससे पहले श्री ठाकुर ने नरसी में एक स्वचालित सैनिटरी पैड उत्पादन मशीन का शुभारंभ किया। खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खदानों की सफल नीलामी और संभावित खनिज ब्लॉक की पहचान करने वालों को राज्य सरकारें प्रोत्साहन देंगी। खान मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में उन्होंने कहा कि इससे अन्य राज्यों को खनन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि नई दिल्ली में खान और खनिज विषय पर होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कई राज्यों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही स्थगित रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अध्यक्ष से इस बारे में फैसला आने तक अयोग्यता नोटिस पर निर्णय न करने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों ने एक दूसरे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोकसभा सांसदों ने भरोसा दिया है कि वो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को समर्थन करेंगे। श्री ठाकरे के साथ एक बैठक में अधिकांश सांसदों ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने पर सहमति दी। शिवसेना महाविकास अघाड़ी का सहयोगी दल है। इसमें 3 दलों के गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस भी शामिल है। इस बीच शिवसेना ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज की है। पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल देसाई ने बताया कि श्री शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन आयोग को अंतिम निर्णय लेने से पहले मूल शिवसेना के विचारों को सुनना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल में बागडोगरा पहुंची। उनके साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा भी थे।
सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग, कैबिनेट मंत्रियों और अन्य विधायकों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज सवेरे देहरादून पहुंची। हवाई अड्डे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। श्रीमती मुर्मू ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो तब तक असहज महसूस करते हैं जब तक उन्हें विकास कार्यों में बाधा डालने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विकास के रास्ते में विघटनकारी रवैया अपना रही है। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घातक तुष्टीकरण से भरे हुए अल्पसंख्यकवाद के युग प्रवर्तक और सभी तथाकथित सेकुलर दलों के पथ प्रदर्शक कांग्रेस पार्टी यदा कदा प्रपंच से भरे हुए प्रवचन की मुद्रा में रहती है और किसी न किसी भी प्रकार से अनर्गल, निराधार आरोप लगाने की चेष्टा करती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसपे आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के देवघर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का समावेश समय की जरूरत। 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों का शुभारंभ किया। देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस वे अगले साल शुरू हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के सदस्यों पर अयोग्यता कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। परमेश्वरन अय्यर ने नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष और पूरा मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा देगा। और किंगस्टन ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पहले आतंकवादी की पहचान केसर कोका के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ स्थल से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर से टिकट बुक करने की व्यवस्था की है। पहले श्रीनगर से पहलगाम के लिए हेली बुकिंग उपलब्ध थी और वहां से यात्री को पंचतरणी के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता था। अब वेबसाइट www.heliservices.jksasb.nic.in के माध्यम से श्रीनगर से पंचतरणी और पंचतरणी से श्रीनगर के लिए सीधे टिकट बुक कराए जा सकते हैं। श्रीनगर से पंचतरणी का एक तरफ का किराया करीब
14,500 रुपए है। श्री परमेश्वरन अय्यर ने आज नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। उत्तर प्रदेश काडर के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अय्यर ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में काम किया है। श्री अय्यर वर्ष 2016 से 2020 के दौरान नई दिल्ली में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव रहे थे। श्री अय्यर ने देश में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया। श्री अय्यर ने कहा कि उन्हें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से देश सेवा करने का उत्कृष्ट अवसर मिला है। उन्होंने ये दायित्व प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया गया है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है। नीला रंग गहराई, विश्वास, वफादारी, ईमानदारी, ज्ञान, आत्मविश्वास, स्थिरता, विश्वास और बुद्धि के अर्थ का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर प्रसार भारती के सदस्य डीपीएस नेगी ने कहा कि प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह को आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत मॉरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में 14 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। निदेशालय ने निवेशकों को अधिक लाभ देने के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में जांच शुरू की है। प्रारंभिक कार्रवाई से पता चला है कि निषाद ने अपनी विभिन्न फर्मों के माध्यम से निवेशकों से धन इकट्ठा किया था। इससे पहले निदेशालय ने 36 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। उच्चतम न्यायालय ने 2017 में अवमानना मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 2,000 रुपए जुर्माना और 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि विजय माल्या द्वारा अपने बच्चों को $4 करोड़ का लेनदेन अमान्य और अप्रभावी है। 2017 में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए माल्या ने अपने बच्चों को $4 करोड़ हस्तांतरित किए थे। माल्या 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक ऋण नहीं चुकाने के मामले में आरोपी हैं। तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने एक ही नेतृत्व की व्यवस्था को बहाल करते हुए समन्वयक और सह समन्वयक के पदों को समाप्त कर दिया है। चेन्नई में पार्टी की आम परिषद की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलनीसामी को अंतरिम महासचिव के रूप में चुना गया। एकल नेतृत्व की व्यवस्था से उनके प्रतिद्वंदी गुट के नेता ओ पनीरसेल्वम का पद समाप्त हो गया है। आम परिषद ने 4 महीने के भीतर महासचिव पद के लिए चुनाव कराने का संकल्प लिया है। इस बीच श्री ओ पनीरसेल्वम और श्री इडापड्डी पलनीसामी के समर्थक पार्टी मुख्यालय में भिड़ गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष और पूरे मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे को बताया कि वो बुधवार को इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भी घोषणा की थी कि वो इस्तीफा देने और सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगा दी है। श्रीलंका में कल विपक्षी दलों ने आपसी बातचीत के बाद सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया था। नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राजपक्ष के आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ की थी। आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत मुदगल ने श्रीलंका की वर्तमान स्थिति की मुख्य वजह वहां अर्थ के क्षेत्र में हुए कुप्रबंधन को बताया है। इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में कोई सडन इंसिडेंस नहीं है। 4-5 साल से कंटिन्यूस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने अपने मेजर्स लिए हैं, उससे दिख रहा था कि मार्केट इकोनॉमी इनकी कोलैप्स होने जा रही है। इसके मेजर वजह तो हर जगह वही, जैसे कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर्स अपने बहुत ज्यादा हो रहे हैं इनकम की जगह, डीप टैक्स कट्स हो रहे हैं, टैक्सेशन को उन्होंने रिड्यूस कर दिया राजपक्षे गवर्नमेंट में 2019 में। फिर टूरिज्म इनका अफेक्टेड हो गया कोविड-19 की पैंडेमिक आने से, जो कि इनकी मेजर इंडस्ट्री की सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यूज के लिए। फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गए बिकॉज उन्होंने ज्यादा इम्पोर्ट शुरू कर दिए। करेंसी इनकी 80% भी गिर गई, यही रीजन से कि फॉरेन करेंसी शॉर्ट हो गई। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग प्राइस पे है। फूड, फ्यूल, सारे क्राइसिस जो है इनके सडन नहीं है बिकॉज 3-4 साल से कंटिन्यूसली मिसमैनेजमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकम हो रहा है इस कंट्री में।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी चेत्तूर शंकरन नायर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1857 को पलक्कड़ जिले में हुआ था। पेशे से वकील नायर ने 1897 में मद्रास में पहले प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसी वर्ष अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान नायर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। नायर ने विदेशी शासन में सुधारों का आह्वान किया और भारत के लिए स्वशासन की मांग की। नायर 1900 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1908 में वो मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बने और 1915 तक इस पद पर रहे। वे 1915 में वायसरॉय की परिषद के सदस्य बने। 1919 में सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधारों पर डिस्पैच में असहमति के 2 प्रसिद्ध सूत्र लिखे, जिनमें भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न दोषों की ओर इशारा किया और सुधारों का सुझाव दिया। किसी भारतीय के लिए इस तरह की आलोचना करना और इस तरह की मांग करना उन दिनों अविश्वसनीय था। ब्रिटिश सरकार ने उनकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। फिर 1928 में साइमन कमीशन के आगमन पर गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बने। समिति ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हुए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। जब भारत के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में डोमिनियन का दर्जा देने वाली वाइस रीगल घोषणा की गई, तो नायर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। नायर देशभक्त थे, जिन्होंने 24 अप्रैल 1934 को मृत्यु तक लोगों के कल्याण के लिए काम किया। महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1882 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने देश भर में महात्मा गांधी के संदेश का प्रचार किया और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए पहाड़ी भाषा में गीत और कविताओं की रचना की। कांशीराम को संगीत और कविता का शौक था और उन्होंने कम उम्र में ही पहाड़ी भाषा में गीत और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। वो रोजगार के लिए लाहौर गए, जहां युवा काशी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। काशी ने भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय सहित जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम किया। उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार को भी देखा। कांशीराम को 1920 में उनके गांव डाबा सीबा में गिरफ्तार किया गया और लाला लाजपत राय के साथ धर्मशाला जेल भेज दिया गया। 1922 में रिहाई के बाद वो फिर से लाहौर चले गए और 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए।
अंग्रेजों ने कांशीराम की प्रसिद्ध कविता अंग्रेज सरकार दा तिग्घा पर ढियारे यानी ब्रिटिश सरकार अपने अंतिम चरण में है के लिए उन्हें एक बार फिर सलाखों के पीछे डाल दिया। 1930 से 1942 के बीच कांशीराम को अंग्रेजों ने 9 बार गिरफ्तार किया। सरोजनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ कहा था। कांशीराम ने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान भारत के स्वतंत्र होने तक काले कपड़े पहनने का संकल्प लिया। 15 अक्टूबर 1943 को बाबा कांशीराम ने अंतिम सांस ली। इस बहादुर स्वतंत्रता सेनानी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर राज्य में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की अतिरिक्त टीमों को भेजने सहित हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश हुई है। गृहमंत्री ने गुजरात को केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने कहा कि राज्य प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के काम में जुटे हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के विशेषकर कोंकण क्षेत्र में तेज वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। आने वाले 3 दिनों में पालगढ़, रत्नागिरी, रायगढ़, नासिक और पुणे जिलों में अत्यधिक बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी महाराष्ट्र के गडचिरोली में कम से कम कल तक भारी बारिश के संकेत हैं। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, सतारा, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और कोल्हापुर जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भारी बारिश से अब तक 220 से अधिक गाँव प्रभावित हुए हैं, जिससे 800 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिजली गिरने के कारण मरने वाले 56 नागरिकों सहित बारिश के चलते 70 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एनडीआरएफ की 18 टीमें राज्य प्रशासन की सहायता के लिए अलग अलग जिलों में तैनात की गई हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आंध्र प्रदेश के करीब 9 जिलों में पिछले 3 दिन से लगातार वर्षा जारी है। एनटीआर जिले में गोदावरी और कृष्णा नदी के आसपास के ग्रामीणों में स्थिति चिंताजनक है। गोदावरी नदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। तेलंगाना में राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में लगातार वर्षा जारी है। कई जगहों पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण कई नदियां और नाले उफान पर हैं। गोदावरी नदी उफान पर है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 87 अंक कम होकर 54,395 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 5 अंक कम होकर 16,216 पर आ गया। अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया की चांगवोन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता अमेरिका के लुकास कोजेनिस्की को पराजित किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल शाम 5:30 बजे लंदन के ओवल में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के देवघर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा जैसे प्रौद्योगिकियों समावेश समय की आवश्यकता। 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों का शुभारंभ किया। देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे अगले साल शुरू हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के सदस्यों पर अयोग्यता कार्रवाई को स्थगित रखने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। परमेश्वरन अय्यर ने नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और पूरे मंत्रिमंडल ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा देंगे। और किंगस्टन ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।